सभी साथियों को नमस्कार। आज क्लास 10th में सोशल साइंस का एग्जाम था जिसका पेपर हमारे सामने है और आज हम लोग देखेंगे इसमें कौन उत्तर सही था। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न था साथियों, पहला प्रश्न इसका तो ये था कि फ्रांस में पहली क्रांति 1789 में शुरू हुई थी जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति से फ्रांस में क्या बदलाव हुआ, ऐसा प्रश्न कह रहा था। तो निरंकुश राजशाही का अंत हो गया, बात सही थी, हो गया था। गणतंत्र की स्थापना हुई, बात यह भी सही है। आधुनिक इतिहास की दिशा बदल गई, बात तो बच्चों ये भी सही है। जब ऊपर 3 विकल्प सही हैं तो इसका मतलब हमारा चौथा विकल्प सही होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया था 2 नंबर में, लिखा था कार्बोनारी के गुप्त संगठन के उस सदस्य का नाम निम्न में से क्या था जिसने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा प्रश्न है। इसका साथियों उत्तर था ज्यूसेफ मैज़नी, दूसरा विकल्प सही था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। कह रहा है 1914 में राष्ट्रवाद निम्न में से किससे जुड़ कर यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया, ऐसा प्रश्न था। तो इसका जो जवाब था वो था साम्राज्यवाद, पहला विकल्प सही था इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था, बिल्कुल सही बात है। बाद में इसे उन्होंने निम्न में से अपने किस उपन्यास में शामिल किया। देखिए इनका उपन्यास था, उसका नाम था आनंद मठ, इसी में इन्होंने शामिल किया। इसका जवाब हमारा सी था। ठीक है ना। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये कह रहा है अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे और वे असहाय आंदोलन में प्रेरित थे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़े। उनका संबंध, यहाँ पूछ रहा है, उनका संबंध भारत के किस राज्य से था। तो जो अल्लू सीताराम राजू थे उनका संबंध था आंध्र प्रदेश से, डी विकल्प सही था बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में किस फसल की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। तो इसमें जो ये फसल थी गेहूं थी बच्चों, गेहूं, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम, वो भी ठीक प्रश्न है। कह रहा 1949 की क्रांति के बाद निम्न में से कौन सा देश विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया। ये जानते हो कौन हुआ था, चीन हुआ था अलग, है ना। बी विकल्प इसका सही हो गया बच्चों। अगला प्रश्न ये भी ठीक प्रश्न है। लिखा है गिल्ड्स मध्यकालीन यूरोप में शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन थे, है ना। ये निम्न में से क्या काम करते थे। तो पहला विकल्प है उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, बात सही है। उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, बात सही है। प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे, बात यह भी सही है। इसका मतलब जो है वो विकल्प है, इनमें से सभी यही आपको उत्तर देना था। चलिए अगला प्रश्न ये भी बढ़िया प्रश्न है। छापाखाना प्रगति का सबसे बड़ा ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी ये निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था। देखिए बच्चों यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहे होंगे और योहान गुटेनबर्ग लगाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें कथन की बात थी तो ये लुई मर्सियर थे। कौन, लुई मर्सियर, विकल्प दूसरा इसका सही था। जिसने किया होगा उसको जरूर 1 अंक मिलेगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यवस्थित तरीके से पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, ऐसा पूछा गया। तो इसकी जो वकालत बच्चों की गई थी ये था क्लब ऑफ रोम, है ना। इसका तीसरा विकल्प साथियों सही था।
अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है पर्वत पूरे भूक्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं, ठीक है, वे निम्न में से किन कारणों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो ये बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। ये परिस्थिति को के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, किसके लिए, परिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बात ये भी सही है। तो जब 3 विकल्प सही है तो इसका मतलब ये उत्तर हमको देना था डी, ये सभी लिखना था, ठीक है ना, यही सही होता उत्तर। अगला प्रश्न बच्चों बढ़िया प्रश्न था। वे प्रजातियां, मैंने पढ़ाया है, वीडियो में दिखाया कि जो गंभीर खतरों का सामना कर रही हैं, जिनके लुप्त होने का खतरा है और विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, तो वे किस प्रकार की जातियां कहलाती हैं। ये उत्तर था संकटग्रस्त जातियां। जिसने किया होगा उसको नंबर जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में पूछ रहा है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। थोड़ा इस बार प्रश्न घुमा करके बनाए गए हैं, तो समझने में समय जरूर लगा होगा, लेकिन उत्तर सही मिला होगा। वह भारत के किस राज्य में है जो जिम कॉर्बेट है, ये जानते हैं, उत्तराखंड में है बच्चों। विकल्प हमारा डी सही था इसका। चलो भाई अगला चलेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में उस नहर को किस नाम से जाना जाता है जो बारहमासी पेयजल उपलब्ध कराने और वर्षा जल संचयन पर निर्भर कम करने का काम करती है, ऐसा था प्रश्न। तो ये उत्तर था बच्चों इंदिरा गांधी नहर। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की बढ़ती आबादी के साथ घटता खाद्यान्न उत्पादन देश के भविष्य के साथ निम्न में कौन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो ये खाद्य सुरक्षा विकल्प इसके लिए सही माना गया, तो ये तीसरा विकल्प सही था। जिसने किया होगा उसको अंक मिलेगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न था भारत के बालाघाट, कहाँ, बालाघाट जिले में स्थित खाद्यान्न जो खदानें हैं देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती हैं। बालाघाट भारत के किस राज्य में है। तो जो बालाघाट है वो है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इसका पहला विकल्प सही था। अगला प्रश्न है औद्योगिक स्थान निम्न में से किसकी उपलब्धता से प्रभावित होते हैं। जो औद्योगिक स्थान होते हैं वो किससे प्रभावित होते हैं, बाजार से, श्रम से, कच्चा माल से, इनसे सबसे होता भाई प्रभावित, है ना। तो डी विकल्प सही हो गया इसका। अगला प्रश्न क्या था, 17 नंबर का प्रश्न, 18 का प्रश्न था न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। बिल्कुल बात सही है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका का और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है। तो ये जो व्यवस्था होती है साथियों, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था होती है। इसका विकल्प दूसरा सही था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना निम्न में से किसके स्थायित्व के लिए अच्छा माना गया है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हिस्सा है ना, ये हिंसा, ठीक है ना, यहाँ हिस्सा लिखा हुआ है। चलिए, तो इसका जो जवाब था हमारा वो थी राजनीतिक व्यवस्था। पहला विकल्प सही था, है ना। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यह है कि संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है। तो संघीय जो शासन व्यवस्था है उसके लिए देश की एकता की सुरक्षा करना, सही। देश की एकता को बढ़ावा देना, सही। क्षेत्रीय विविधता को पूरा सम्मान देना, बात सही। तो फिर विकल्प यही सही था इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यह था कि सांप्रदायिकता की समस्या तब शुरू होती है जब निम्न में से किसी राष्ट्र का आधार लिया जाता है। तो धर्म का आधार होता है ना,
तब ऐसा होता है। तीसरा विकल्प इसका सही था बच्चों। अगला प्रश्न है, जात समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए जो कहा जाता है वो व्यवस्था होती है जाति व्यवस्था। दूसरा विकल्प इसका बच्चों बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले राजनीतिक दल के रूप में निम्न में से कौन सा दल जाना जाता है? तो ऐसा करने के लिए जाना जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये वाला विकल्प जिसने किया है उसने सही किया है, नंबर उसको जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में इस बात की काफी प्रतिभूति होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इसका पता कर सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं पारदर्शिता। ठीक है ना। चलो भाई, अगला प्रश्न है, किसी भी तरह से लोग अधिक आय, ये यहां से ये किसी भी तरह से लोग अधिक आय चाहने के अतिरिक्त निम्न में से किस प्रकार की इच्छा और पाना चाहते हैं? तो इसमें सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा। तो इसका जो जवाब था इनमें से सभी था, है ना। चौथा विकल्प इसका सही हो गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न होगा, भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य का निर्धारण निम्न में से कौन करता है? तो इसका काम करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना। यह विकल्प दूसरा सही था बच्चों इसका। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऐसा करने वाले को कहते हैं सेवा क्षेत्रक, है ना। चौथा विकल्प इसका सही था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कर्जदारों से लिए गए ब्याज और प्रत्याभूत दाताओं को दिए गए ब्याज के बीच के अंतर बैंकों के लिए क्या कहे जाते हैं? तो ये बैंकों की आय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैंकों की आय कहलाते हैं। चलो भाई, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 29 नंबर का, निम्न में कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? तो सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है चीन। ठीक है ना। पहला विकल्प इसका सही था। अगला प्रश्न देखिए, और ये 30 नंबर का प्रश्न है, कह रहा बाजार में हमारी भागीदारी निम्न में से किन दो रूपों में होती है? तो बाजार में जो भागीदारी होती है हमारी, वो उत्पादक और उपभोक्ता, इन दो रूपों में होती है, इसलिए सी विकल्प सही था। तो आपको इस प्रश्न पत्र में जो शुरुआती 30 बहुविकल्पी प्रश्न थे, इसमें से कितने अंक मिले हैं आप कमेंट में जरूर बताइए, और अगले जो भी पेपर होंगे उनकी आंसर की बहुत समय के अनुसार ही आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।